दिनांक 12 जुलाई 2026 को गांधी आश्रम धनीपुरा रोहतक में श्री ईश्वर सिंह पूर्व सरपंच गांव पौली की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ पर चर्चा की गई। इस अवसर पर श्री ईश्वर सिंह, श्री ज्योति प्रकाश, श्री संदीप कटारिया, श्री नरेंद्र कटारिया, श्री ओम प्रकाश मुख्य वक्ता रहे। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भविष्य में लगातार किया जाएगा। श्री जयप्रकाश जी ने गीत के माध्यम से नौजवानों में नव जागृति लाने का प्रयास किया है। मान्यवर, मैं आए हुए अतिथि का तहे दिल से स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस सभा में उपस्थित हुए हैं। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आइए सभी मान्यवर, आप सबका अभिनंदन। एक छोटा सा 4 लाइनें जो है मैं बोलूँगा कि हिम्मत इंसान को आगे ले जाती है। 2 लाइनें एक उसके रूप में बोलूँगा मैं। हिम्मत हर गाफिल को गतिमान बना देती है। हिम्मत हर गाफिल को गतिमान बना देती है। हिम्मत हर निर्बल को बलवान बना देती है। हिम्मत हर गाफिल को गतिमान बना देती है। हिम्मत हर निर्बल को बलवान बना देती है। हिम्मत गर चाहे तो पत्थर को पानी कर दे। हिम्मत गर चाहे तो पत्थर को पानी कर दे। हिम्मत हर मुश्किल को आसान बना देती है। दौलत कमाने का यह एक बहाना है। दौलत कमाना तो एक बहाना है। हिम्मत ही तो खुद सबसे बड़ा खजाना है। हिम्मत अगर इंसान के अंदर है तो वो दौलत कमा सकता है, हर एक चीज़ वो कर सकता है। एक जैसे कि एक मैं आजकल हमारा नौजवान भटका हुआ है, उसके बारे में एक 4 लाइनें एक गीत के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा। ओ वतन के नौजवान जा रहा है तू कहाँ, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहाँ। ओ वतन के नौजवान जा रहा है तू कहाँ, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहाँ। थरथराती थी ज़मीं जब कदम धरता था तू। थरथराती थी ज़मीं जब कदम धरता था तू। काल भी हो सामने पर नहीं डरता था तू। हाथ ले तीरों कमान तू मगर बढ़ता गया, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहाँ। ओ वतन के नौजवान जा रहा है तू कहाँ, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहाँ। तूने रखी लाज अपनी बहनों के संदूर की। तूने रखी लाज अपनी बहनों के संदूर की। चाल भी न चलने पाए दुष्ट पापी करूर के। आज भी करते बयां ये ज़मीं और आसमां, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहाँ। ओ वतन के नौजवान जा रहा है तू कहाँ, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहाँ। क्या कहूँ बेमोल तेरा आज कैसा ढंग है।
क्या कहूँ बेमोल तेरा आज कैसा ढंग है, रंग महफिल में भी तेरा रंग सब बदरंग है। खो दिया सब हौसला सिवा और परताप का, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहाँ। ओ वतन के नौजवान जा रहा है तू कहाँ, याद कर वो दास्तां जिसको गाता है जहाँ। आज हम उपस्थित हुए संविधान बचाओ देश बचाओ, परंतु जो जागृति हमारे नौजवान के अंदर होनी चाहिए, असली ज़रूरत तो उसको है, परंतु आज हम थोड़ा सा दुख होता है कि हमने जिस प्रकार से उनको आमंत्रित किया था, वे लोग है ना बहुत बड़ी थोड़ी संख्या में उपस्थित हो। हम आशा करते हैं कि आगे आने वाले उसमें हम हिम्मत नहीं हारेंगे, और हिम्मत भी इंसान का हिम्मती है, और हम हिम्मत नहीं हारेंगे। और एक दिन आज है ना 10 आदमी हैं तो ये 10,000 भी बनेंगे। श्री ओम प्रकाश जी ने बताया कि आरक्षण प्रतिनिधित्व है के योग्य श्री कुलबीर सिंह जी, संदीप जी और माननीय प्रधान जी, सभी को मेरा जय भीम जय भारत। देखिए, आज हम इकट्ठा हुए हैं संविधान बचाओ देश बचाओ के उपलक्ष्य में। तो जहाँ तक संविधान की बात है, संविधान जब स्टार्ट हुआ तभी बाबा साहब ने कहा था संसद में कि मैंने देश का संविधान अपने उचित प्रयासों से और बड़ी मुसीबत झेल के बहुत देश को एक बहुत अच्छा और विश्व का सबसे बड़ा संविधान दिया है। और संविधान सभा में उपस्थित लोगों से उसने एक निवेदन किया था कि भारत का संविधान बहुत अच्छा है। एक्चुअल में कोई भी संविधान तब तक अच्छा साबित नहीं हो सकता जब तक उसको चलाने वाले अच्छे ना हो। कितना भी बढ़िया संविधान हो, यदि सत्ता पर काबिज लोग बढ़िया नहीं हैं तो वो संविधान का कोई मूल्य नहीं रह जाता। और आज के संदर्भ में अगर हम कहें तो वो बात उचित प्रतीत होती है, क्योंकि आज की मौजूदा सरकार संविधान की अवहेलना करके मनमाने फैसले और लोगों के ऊपर मनचाहे अत्याचार कर रही है। चाहे वो नौकरियों में आरक्षण की बात है, चाहे वो दलित और कमजोर तबके को सुविधाएं देने की बात है। बाबा साहब ने कभी भी आरक्षण नहीं मांगा था। ये एक जबरदस्ती आरक्षण सौंपा गया था, जिसको हम दूसरी भाषा में एक प्रतिनिधित्व कह सकते हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए था। 10 साल के लिए आरक्षण ना कभी था, ना है, और ना फ्यूचर में कभी शायद रहेगा, क्योंकि 10 साल का आरक्षण एमपी और एमएलए का था। जो नौकरियों में जो आरक्षण की बात थी, जो व्यवस्था की गई थी, वो था प्रतिनिधित्व की बात, और वो कब तक जारी रहेगा जब तक बराबरी का दर्जा इस हिंदुस्तान में नहीं आ जाता। सभी कास्ट जो है वो सभी खत्म होके और भारत एक ना हो जाए। जब तक हिंदुस्तान में जाति व्यवस्था रहेगी, आरक्षण की व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी, और वो होनी भी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण नहीं है, बड़े अफसोस की बात है। जब प्रतिनिधित्व की बात है तो हमारा प्रतिनिधित्व तो प्राइवेट सेक्टर में भी होना चाहिए, वहाँ तो है नहीं। उसके बाद सरकारी जो विभाग है, बहुत सारे विभाग सरकार ने ख़त्म कर दिए। इवन देन जो बड़े बड़े विभाग थे, जैसे
एग्जाम्पल के तौर पर BSNL, तो और भी बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जो सरकार ने बंद कर दिए, तो उनमें आरक्षण की व्यवस्था खत्म होगी। इस प्रकार से हमारा आरक्षण दिन प्रतिदिन खत्म होता जा रहा है। आउटसोर्सिंग से भर्ती की जा रही है। हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट हरियाणा में गेस्ट लेक्चरर लगे थे। गेस्ट का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते हो कि मेहमान आता है उसको गेस्ट कहते हैं। जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो उसको जाना चाहिए, और वो गेस्ट अगर घर जमाई बन के रह जाएगा हमारे घर में तो वो गेस्ट नहीं कहलाता। तो सरकार ने क्या किया, गेस्ट लेक्चरर लगाए, उनमें आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं की, और लगभग हरियाणा में मैं कहूँ तो मिनिमम 20,000 से ऊपर गेस्ट लेक्चरर, ज़्यादा हो सकते हैं, मैंने कम से कम संख्या बताई है। अगर हम उसमें हमारा 20% आरक्षण करें तो हमारी सीटें जो है 20,000 में आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो 4,000 सीट हमारी बन जाती है अकेले एससी समुदाय की। 50% रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें बैकवर्ड क्लास की रोड मिला के 20,000 में 10,000 का प्रतिनिधित्व हमारा एससी और बीसी का उसमें होना चाहिए था, परंतु उसमें 2 या 3% के लगभग है। वो भी उस स्थिति में कि जहाँ अपने प्रिंसिपल थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने लगा लिए, जहाँ नहीं थे उन्होंने नहीं लगाए। तो वो किस प्रकार लगाए, उन्होंने आवेदन पत्र मांगे सब्जेक्ट वाइज, तो जो एससी बच्चा था उसका फार्म उन्होंने रिजेक्ट ही कर दिया। कोई फार्म की एंट्री नहीं थी, कोई ऑनलाइन नहीं था, कोई डाक के माध्यम से नहीं था, उन्होंने उसका जो प्रार्थना पत्र आया वो रिकॉर्ड में शो ही नहीं किया। भविष्य में रहेंगी, इससे ये एक ऐसा मुद्दा है कि इस पर बहुत सारा बोला जा सकता है, परंतु हमारे और भी वक्ता हैं जो विशेष अतिथि हैं, तो वो आपको इस बारे में विस्तार से समझाएंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आरक्षण के बचाव के लिए हमें 5-10 व्यक्ति नहीं, बहुत ब्रॉड लेवल पर हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। हमें अपनी अपनी जो और यूनियन है उनके साथ मिल के काम करना होगा, क्योंकि अकेला आदमी चलेगा तो उसमें बात नहीं बनती। दूसरे जो हमारे यूनियन है, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके प्रधान हैं, उनको साथ लेकर एक बड़ा आंदोलन करने की आवश्यकता है, तभी हम अपने इस संविधान को, अपने इस देश के संविधान को और देश को, और विशेष रूप से बाबा साहब को हम जिंदा रख सकते हैं। क्योंकि बाबा साहब तभी तक जिंदा हैं जब तक संविधान जिंदा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उनकी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उनके विचारों को बनाए रखने के लिए और उनको जिंदा रखने के लिए हमें अपने देश को और अपने संविधान को बचाना होगा। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मण बोरिया जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने आरक्षण बचाव के लिए विचार रखे। श्री नरेंद्र कटारिया जी ने संविधान की उद्देशिका को जन सामान्य तक पहुंचाने की बात की। मैं नरेंद्र कटारिया, जो अभी सर ने बताया, सर्वजन एजुकेशनल एंड वोकेशनल संस्था से अभी जो चर्चा हुई है कि संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ और देश बचाओ का जो अभी टॉपिक था, तो सभी संविधान के ऊपर आ रहे हैं। संविधान बचाओ, भाई संविधान खतरे में है। तो हमने भी एक अपनी एनजीओ के माध्यम से प्रोग्राम चलाया हुआ था, हर घर संविधान, जो संविधान की उद्देशिका है संविधान बचाओ। जब तक वो नारा आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा, जब तक संविधान को नहीं बचा सकते। क्योंकि हमने दे दिया भाई संविधान बचाओ, लेकिन जो हमारे निचले तबके वर्ग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने संविधान ही नहीं देखा है भाई संविधान कैसा होता है। संविधान बचाने की तो एक अलग बात है भाई, जब तक हमें कोई चीज़ दिखेगी नहीं तो उसको कैसे पढ़ेंगे। पहला मकसद हमारा यही है कि भाई हम मात्र संविधान नहीं, उसकी उद्देशिका हर घर तक पहुंचाएं, ताकि संविधान की उद्देशिका पढ़ें, उसमें ये पता लगे भाई क्या दे रखा है क्या नहीं है। उसके बाद संविधान की बात आती है। सभी कहते हैं संविधान बचाना है, संविधान में है क्या? अब तक
162 संविधान में बदलाव हो चुके हैं और आज़ाद हुए 75 या 60-80 साल हुए होंगे, संशोधन हो चुके हैं। तो जो बाबा साहब जो संविधान दे के गए थे हमें, तो उसमें बचा क्या है? मेन मकसद है भाई हमारे अधिकार कौन कौन से हैं जिसको हमें अभी तक बचाना है, हम उनको आम जनता तक पहुंचाएं। जो हमारे अधिकार हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो हमारे अधिकार हैं, हम उनको बचा लें। संविधान बचाया है। हम सम्मेलन करते हैं कि भाई लोगों को इकट्ठा करते हैं कि भाई संविधान बचाओ। एक विपक्ष पार्टी के नेता भी संविधान को उठा के कहते हैं भाई हिंदुस्तान खतरे संविधान है। अरे जब हमारा देश का नाम ही भारत है, इंडिया है, तो हिंदुस्तान कहाँ से आ गया? तो मेन मकसद है कि हमारा संविधान को पढ़ना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। उसके बाद ही ये, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तो जब तक संविधान का कोई मतलब वो नहीं है कि भाई इसको हम कैसे बचाएं। अभी 2 अप्रैल 2018 को SC एक्ट में एक मामूली सा बदलाव करने का विचार था इनका, भाई हम उसको बदलाव करेंगे। एक छोटे से बदलाव के लिए पूरा भारत ने जाम लगा दिया था, हड़ताल कर दी थी। लेकिन उसी साल अगस्त में जंतर मंतर पे पूरे संविधान की प्रतियां जलाई गई। किसी संगठन को, किसी व्यक्ति को कोई वो नहीं हुआ, क्योंकि आम आदमी को ये पता है कि भाई हमारा अधिकार क्या है। अब बाबा साहब जी मतलब भरण पोषण का अधिकार दे के गए हैं। जिस तरह ये अभी जो 5 किलो अनाज और ये चीज़ मिल रहे हैं, अगर सरकार इनको बंद कर देना तो पब्लिक भड़क जाएगी, क्योंकि वो चाह रही है कि भी सरकार ने ये बंद, सरकार दे रही है हमें, लेकिन ये सरकार नहीं दे रही। वे सुविधा बाबा साहब पहले ही करके जा चुके हैं। तो ज़्यादा ना मैं बोलते हुए भाई संविधान की जो उद्देशिका है हर घर घर तक पहुँचे। और इसी के साथ सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी। धन्यवाद नरेंद्र कटारिया जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से संविधान के बारे में और उस उद्देशिका को भी काफ़ी लोगों में वितरित किया है। ये अच्छी बात है और हम आशा करते हैं कि आप आगे भी ऐसे ही करता रहेंगे। तो इसी कड़ी में हम आगे बातचीत करते हैं इस प्रोग्राम के संयोजक पूर्व सरपंच श्री ईश्वर सिंह काजल जी का। ये अपने विचार रखेंगे। श्री ईश्वर सिंह काजल जी ने अधिकारों के लिए संघर्ष का मार्ग प्रशस्त किया। आदर के योग्य सभी साथियों, इसमें चर्चा है। इसकी चर्चा क्यों चली? कुछ लोगों ने संविधान की कॉपियाँ भी जलाई और संविधान बदलने की बात करी। पार्लियामेंट में तक भी संविधान बदलने की बात हुई। इस बात को देखते हुए फिर भाई अगर इस तरह चलता रहा, हम नहीं बोल रहे तो ये संविधान बदल भी देंगे। और जो संविधान चाह रहे हैं उनकी भी कमजोरी है, वो लोग आवाज़ नहीं उठा रहे। समस्या तो ये है, जब वो एक आदमी बोले तो उनके खिलाफ 10 आदमी बोले, जब जाकर उनकी आवाज़ दबे, तो ये कमजोरी है। डॉक्टर साहब ने ये उनके हाथ में था, संविधान लिख रहे थे, संविधान बनाया था। उन्होंने हमें जो संविधान में आरक्षण दे दिया गरीब लोगों को, ये हमारा फर्ज है वह संविधान को कम से कम बचा के तो रखें हम। ये आपसे अपील भी है और लोगों से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्रिय करो। एक आदमी 10 आदमियों को तैयार रखे। वह संविधान बचाना है, हमने अपना आरक्षण बचाना है, हमने अपना जागरूक होना है, अपने संघर्षों के लिए लड़ना है। जब तक संघर्ष के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आपको कोई अधिकार नहीं, अधिकार मांगने से नहीं मिलता। MP MLA उनको भी घेरना चाहिए। उनको भी जब नहीं घेरोगे ना, तो उनका घेराव करोगे, भाई ये तुम हमने भेज रखे हो, तुम आगे जाकर इसकी आवाज़ क्यों नहीं उठाते? कुछ दो आप MLA बना के भेजो, MP बना के, उनका रोल देखो। पार्लियामेंट में उनका क्या रोल रहता है? जैसे बिजली बैठी रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, उनको कोई नहीं आवाज़ उठाने वाला। तो उनको आप जब नहीं घेरोगे, उनका घेराव नहीं करोगे, उनको धमकाओ नहीं, उनको जब उन पर दबाव नहीं डालोगे, जब तक आपकी
जो मांग है ना उनका ना वो कहीं उठाऊं, पार्लियामेंट में उठाऊं, ना पब्लिक में उठाऊं। तो आप जब जागरूक, आपको जागरूक करना जरूरी। पब्लिक जब तक जागरूक नहीं हुई, पब्लिक इस देश में डेमोक्रेसी है ना, वो पब्लिक ही है। पब्लिक जब तक मजबूत नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं चलेगी। तो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए आपका जिंदा रहना है, हमने अपना आरक्षण बचाना है, हमने जागरूक होना है, अपने संघर्षों के लिए लड़ना है। जब तक संघर्ष के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ोगे तो आपको कोई अधिकार नहीं, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, लड़ने से और उससे मजबूती से जब आरक्षण लड़ने से मिलते हैं, वैसे मांगने से कोई अधिकार नहीं देता किसी को। मांगो देव दे दिए, हमने अधिकार कोई नहीं देगा जोड़ने से। कोई भिखारी अगर भीख मांगेगा ना, आज एक रोटी दे दो, उसके धक्के लागेंगे या दुत्कारा जाएगा। और कोई लक्ष्य लेकर मुख का ले खड़ा भाई इतने पैसे काट दिए जब देते उसको, देखा होगा आपने। कोई जब तक मजबूत हो गए, आप हिम्मत नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, जब तक आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो हम तो आपको ये सिखलाई देना चाहूँगा, आपका मतलब से प्रार्थना भी आप संघर्ष करना सीखो। और संघर्ष और आगे भी जहाँ भी संघर्ष होगा, जितना भी होगा, हम लोगों में प्रचार भी करेंगे और साथियों को भी बताएंगे, लिखत में भी करेंगे, अखबारों में भी देंगे, ये जो चैनल वगैरह आएंगे भी प्रोग्राम देंगे हम। तो हम इस संघर्ष को दबने नहीं देंगे, संघर्ष को बड़ी मजबूती से चलाएंगे। तो आप साथियों से प्रार्थना है कि आप इसको प्रोग्राम को आगे ज़्यादा से ज़्यादा अभी से बढ़ाना शुरू कर दो, इसका प्रचार करना शुरू कर दो। तो जो भी साथी यहाँ आए हैं उनके का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद प्रधान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बहुत अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से अपने विचार रखे और आप सभी यहाँ पर पधारे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने भी कुछ बोलना है। अंत में श्री संदीप कटारिया जी ने हीन भावना ना रखने पर जोर दिया। आज की इस प्रोग्राम का शीर्षक है आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। तो इस प्रोग्राम के संयोजक हमारे बहुत ही संघर्षशील और काफ़ी समय से समाज की सेवा में लगे हुए श्री ईश्वर सिंह काजल जी, पोली गांव से पूर्व सरपंच रहे हैं। श्री ज्योति प्रकाश जी आवल गांव से हैं। श्री लक्ष्मण बोरिया जी, ये एडवोकेट भी हैं और हरियाणा सरकार में नौकरी भी करी है इन्होंने। श्री ओम प्रकाश तंवर जी, ये भी बैंक से सेवानिवृत्त हैं। श्री नरेंद्र कटारिया जी, ये समाज सेवी भी हैं और एक NGO भी चलाते हैं। श्री बाबूलाल जी, ये भी काफ़ी मेहनत करते हैं समाज के लिए। और जो भी भाई साथी बैठे हैं उनका यहाँ पर पहुँचने पर मैं स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमें आशा की है भविष्य में भी आप लोग हमारी बैठकों में आते रहेंगे और सम्मेलन में आप अपनी बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी देते रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, भारतवर्ष 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। तो उस समय भारत को एक संविधान की ज़रूरत पड़ी और संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया और उसमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बना दी गई। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर थे। तो देश में सभी समुदायों, जातियों को और उनकी गरीबी को देखते हुए संविधान में एक विशेषाधिकार देने का प्रावधान किया गया और उसको बोला जाता है आरक्षण। सदियों से जो गरीब लोग सभी अधिकारों से वंचित थे, दबे कुचले थे, जो कभी मुख्य धारा में नहीं थे, तो उनकी आबादी के अनुसार संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये आरक्षण उन दबी कुचली जातियों को आज़ादी उनकी आबादी के आधार पर दिया गया, लेकिन ऊंचे कबीले और ऊंची जातियों के लोगों को यह आरक्षण कभी रास नहीं आया। उन्होंने दबी आवाज़ में शुरू से ही आरक्षण का विरोध करना शुरू कर दिया था और ये आज की तारीख में पिछले लगभग 12 सालों से इसका खुलेआम भिन्न अलग अलग तरीक़ों से ये इसका विरोध कर रहे हैं। और इनको सबसे बड़ी दिक्कत है भारत के संविधान से, और ये संविधान को बदलना चाहते हैं। इस देश में दोबारा से मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, और जो मनुस्मृति में वही है कि शूद्र को शूद्र जैसा ही व्यवहार करें। ये नहीं चाहते कि 21वीं सदी में शूद्र भी इस देश के में बढ़ चढ़कर बाहर ले गए और एक तरीके से आगे बढ़े, लेकिन इनका वही है कि पुरानी जो भी हमारे ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं
उसी हिसाब से वर्ण व्यवस्था ही लागू करना चाहते हैं इस देश में। और वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले पायदान पे शूद्र को ही माना जाता है। और गरीबों को आरक्षण खत्म करने के लिए इनकी संकीर्ण मानसिकता का भी परिचय देना इन्होंने शुरू किया और लोगों को यह समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि दलितों को ही विशेष सुविधाएं क्यों दी जाएं। ये चाहते हैं कि सभी को समान रूप से ट्रीट किया जाए, लेकिन जो जातियां, जो लोग, जो जनजातियां जिनको शुरू से ही मतलब आप देखिए हजारों सालों से उन्होंने बहुत से अत्याचार सहे, बहुत से उनको मतलब बराबरता का अधिकार नहीं था, अच्छा खाने का अधिकार नहीं था, अच्छा पहनने का अधिकार नहीं था। ये चाहते हैं उन लोगों की व्यवस्था वैसी ही रहे और ये संविधान में जो एक विशेष हमें अधिकार दिया गया आरक्षण का, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और यह बात सब लोगों को जचने लगी कि दलितों को विशेष छूट क्यों दी जाए। सभी बच्चों को, सभी देश के जो भी होनहार बच्चे हैं उनको योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाए और योग्यता को विशेष रूप से सामने रखा जाए। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गरीब लोगों को उनकी जातियों की योग्यता के बराबर रखना उचित नहीं है, क्योंकि गरीबों के पास किसी प्रकार की सुविधा, पैसा व साधन नहीं है जिसके आधार पर वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इससे तो अमीर लोगों का ही नौकरियों में बोलबाला रहेगा। मान लिया जाए देश में 100 लोग रहते और उनमें सभी जातियों को उनकी तादाद के आधार पर हिस्सा दिया जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि कब जनगणना हुई थी, लेकिन आज की तारीख में दलितों की, गरीबों की, जनजातियों की जो भी जनसंख्या लगभग 30% के बराबर है, लेकिन संविधान में सिर्फ 20% तक का ही आरक्षण दिया गया है। लेकिन इस हिसाब से उनकी पूरी हिस्सेदारी नहीं है और इसमें कटौती भी की जा रही है, अलग अलग तरीके से कटौती की जाती है। और यह भी कहा गया है कि दलितों में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं और योग्य अभ्यर्थियों के लिए उनको कई बार आप देखते हैं, कई बार आप कोई भी रिजल्ट आता है उसमें देखते हैं कि नॉट फाउंड सूटेबल कर दिया जाता है और उस वैकेंसी को बैकलॉग में डाल दिया जाता है और बैकलॉग कभी पूरा नहीं करती है सरकार। और यह बैकलॉग कभी नहीं पूरा करने के लिए क्या कारण है, ये हमारे से गैर बराबरता का व्यवहार करते हैं। और क्या किया जाता है कि आज की तारीख में ये बैकलॉग के कारण ही हरियाणा में भी लाखों का बैकलॉग पड़ा हुआ है। गरीब समाज के, दलितों के, पिछड़ों के सभी बच्चे, उनकी ना बेरोजगारी की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो नौकरियों से उनको वंचित किया जा रहा है, क्योंकि अगर ये नौकरी में आएंगे, ये आगे बढ़ेंगे, इनकी पुश्तें पढ़ेंगी और ये मतलब देश में हिस्सेदारी मांगेंगे। ये लोग यही चाहते हैं कि ये लोग मुख्य धारा में नहीं आ सके। आरक्षण का कुछ लाभ तो मिला है लोगों को, लेकिन जो भी समाज का अंतिम गरीब व्यक्ति है उस तक उसका मतलब प्रभाव नहीं पहुंचा है। और ये पहुंचाने के लिए हम सभी को मिलकर के आवाज़ उठानी होगी। और ये आवाज़ ये एक सांकेतिक रूप से कि हमने ये मुहिम शुरू की है, ये हम प्रभावित हैं ईश्वर सिंह जी के जज्बे पे। ये लगभग 75 साल से ज़्यादा इनकी उम्र हो चुकी है और सामाजिक जीवन में 50 साल से ज़्यादा ये बिता चुके हैं और ये काफ़ी पुराने समय से ही समाज के लिए संघर्ष और आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। तो मैं काफ़ी प्रभावित हूँ इनसे और इनसे प्रेरणा लेकर हम भी ये चाहते हैं कि समाज की आवाज़ को उठाया जाए और समाज के जो हित नहीं मिल रहे, आपको पता है कि मांगने से अधिकार नहीं मिला करते, उनको छीनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है और संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष के बगैर काम नहीं चलेगा हमारा और संघर्ष के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। बाबा साहब ने भी कहा था, भैया शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संगठित होने के लिए हमें हमारी गैर सामाजिक जो वो हैं जड़ें हैं, उनको मजबूत, गैर राजनीतिक जड़ें हैं उनको मजबूत करना होगा, क्योंकि हमारी सामाजिक जड़ें कमज़ोर हैं। हम एक दूसरे से हम हीन भावना रखते हैं। हमें भाईचारे की भावना को बढ़ाना होगा, एक दूसरे की मदद करनी होगी, क्योंकि एकता में बल होता है और आप लोग एक होंगे तो सभी लोग मिलकर के इस संविधान को भी बचा पाएंगे, इस आरक्षण को भी बचा पाएंगे और हमारी आने वाली पुस्तों के लिए उनको आगे भी बढ़ाने में अपना योगदान दे पाएंगे। क्योंकि ये लोग देख रहे हैं कि कुछ दलित लोग आगे बढ़ रहे हैं और ये नहीं चाहते कि सभी दलित लोग आगे बढ़े, क्योंकि आप लोग इस देश के मूल निवासी हो, आप बहुजन लोग हो, क्योंकि आपकी संख्या सबसे ज़्यादा है और आपके ऊपर कुछ मुट्ठी भर चंद लोग, कुछ जातियां ही आपके ऊपर अधिकार और आपके ऊपर राज जमा रही हैं। तो देश में आरक्षण को पूरी तरह से लागू किया जाए और इसमें कोई भी कटौती नहीं की जाए और ऊंची जातियों को उनकी आबादी से ज़्यादा नौकरियां दी गई हैं और उनमें कटौती करके गरीब लोगों में जो आरक्षण है उसको बांटा जाए। सिर्फ उच्च जाति के लोग तो देश में आरक्षण के खिलाफ बार बार भिन्न भिन्न तरीकों से बवाल उठाते रहते हैं, लेकिन गरीब अपने आरक्षण को बचाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये सच्चाई है। आप देखिए इनमें कितने लोग आए हैं, क्योंकि सब लोग एसी में बैठे हुए हैं घर पे,
उनको बढ़िया सुविधाएं मिल गई हैं। जितने भी लोग आगे बढ़े हैं उन्होंने आरक्षण की सहायता से आगे बढ़े हैं, नौकरी मिली है उनको, नौकरी मिलने के बाद उन्होंने शहर में घर बना लिए हैं और सारी सुख सुविधाएं हैं, और उसके बाद उनके बच्चे भी कुछ सेट हो गए आरक्षण के फायदा से ही। लेकिन जो गाँव का गरीब बच्चा है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल पा रहा है। उसी के हमने एक मुहिम चलाई हुई, गांव में बच्चों को हम एजुकेट करते हैं, उनको बताते हैं कि आपको 10वीं या 12वीं के बाद किस तरीके का कोर्स करना चाहिए। मैंने भी MBA करी है, PhD करी है, नेट JRF क्वालिफाइड हूँ मैं, और हमने सिर्फ शिक्षा के दम पर आगे बढ़े हैं। लगभग 60-70 देशों की अलग अलग यात्राएं की हैं हमने, और हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करते हैं। तो मेन हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे आने वाली जनरेशन्स हैं जो, उनको लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे, एंड वी हैव टू पे बैक टू द सोसाइटी, कि हम समाज में वापस क्या दे रहे हैं। हमें समाज से बहुत कुछ मिला है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी बनती है समाज के लिए हम कुछ करके जाएं, और जो भी है अपनी जो भी आपकी कमाई है, नेक कमाई में से कुछ कंट्रीब्यूशन 5 से 10% आप उसको समाज में करिए, और समाज में जब आप करेंगे समाज भी आगे बढ़ेगा। आप प्रयास कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 बच्चों को समझाता हूँ, उसमें से 1-2 बच्चा भी कामयाब हो गया तो मेरी मेहनत सफल मानी जाएगी, क्योंकि हम लोग समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। क्योंकि समाज आगे बढ़ेगा जभी तो देश आगे बढ़ेगा, और समाज में आप देखते हैं कि काफ़ी विषमताएं हैं, उस विषमता को ख़त्म करने के लिए हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। शिक्षा ही बहुत बड़ा हथियार है। जैसे कि नेल्सन मंडेला जी के बारे में सुना होगा। नेल्सन मंडेला जी पहले श्वेत राष्ट्रपति रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के। उन्होंने रंग भेद के खिलाफ काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, और इतनी 27 साल तक वो जेल में रहे, और उसके बाद वो उस देश के राष्ट्रपति बने। और उन्होंने कभी संयम नहीं खोया, कभी अपने उद्देश्य के प्रति पूरे समर्पण को कभी हीन भावना नहीं रखी, और उन्होंने दिखा दिया कि अगर आपके पक्का इरादा हो और आपके रास्ते ठीक हों तो आप आगे बढ़ सकते हो और अपनी आवाज़ को उठा सकते हो। उसी तरीके से भारतवर्ष में बाबा साहब हुए। बाबा साहब ने 1891 में जन्म लेते हुए देश में आप देखिए कि संविधान का में आपको सभी को बराबर फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, आप में समानता का अधिकार है, आप कोई भी काम धंधा कर सकते हो। और भारत किसी एक जाति धर्म का देश नहीं है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी को बराबर का अधिकार है। लेकिन जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। जो पूंजीवादी व्यवस्था का बोलबाला जिस देश में, पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में आपकी मतलब पूरी व्यवस्था है, अडानी अंबानी ही है बस। सारे देश के संसाधनों पे एक एक करके वो उनकी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। आप देखिए किस तरीके के डिसीजन ले रही है सरकार, और बाद में ये कहते हैं कि हम सबको सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विनाश की तरफ देश को लेके जा रहे हैं। हम कहना चाहेंगे कि अगर यही उदासीनता चलती रही तो उस जातियों के लोगों को इस आरक्षण को खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। हम सभी को इकट्ठा होना होगा, क्योंकि इसके खिलाफ आरक्षण बचाओ में कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। आरक्षण बचाने के लिए हमें साथ मिलकर के एक अभियान चलाना होगा, गांव-गांव, शहर-शहर, स्टेट लेवल पे और देश भर में चलाना होगा। और गरीब लोग जिनको आरक्षण दिया गया उन्होंने संविधान लिखते समय डॉक्टर अम्बेडकर के प्रयासों से ही दिया गया, और आज लोग डॉक्टर अम्बेडकर को भूल गए हैं, सिर्फ उनको 14 अप्रैल को याद करते हैं या फिर उनके महापरिनिर्वाण दिवस पे याद करते हैं। लेकिन बाबा साहब की फ़ोटो तो आपको घरों में मिल जाएगी। हम कहना चाहेंगे कि बाबा साहब की फ़ोटो तो आपके घर में मिल जाएगी, लेकिन आप बाबा साहब की कही हुई बातों पे नहीं चलते हो। आपको उनकी बातों को अपनाना होगा, आत्मसात करना होगा, आगे बढ़ना होगा। बाबा साहब एक ऐसा मूल मंत्र दे के गए हैं कि जिससे आप इकट्ठा होकर के आगे बढ़ सकते हो। शिक्षक अपने बच्चों को शिक्षित करिए, अच्छे तरीके से प्रोफेशनल एजुकेशन दिलवाइए, स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम करवाइए। सरकारी नौकरियों से काम नहीं होने वाला, आपको बिजनेस भी करने पड़ेंगे, आपको अपने काम स्टार्ट करने होंगे, उसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी ज़रूरी है, और प्राइवेट सेक्टर में भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें चाहिए कि हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा। अगर यह आरक्षण अब खत्म हो जाए तो हमें इसको वापस प्राप्त करने के लिए हमारे पास कोई ताकत नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये सरकार लगभग 70 से 75% आरक्षण मतलब सीटों की तरफ बढ़ रही है। ये डेली कोई ना कोई पार्टी को तोड़ करके ये अपना मेजोरिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो देखिए, ये जिस दिन ये मिल गई, ये संविधान भी बदल देंगे और सारा संविधान इस तरीके से मतलब अपना मनुस्मृति को लागू कर देंगे इस देश में, और उसके बाद हम कोई संघर्ष नहीं चला सकते। देश में घोषित आपातकाल है, और इस आपातकाल में आप देखिए कि आप बोलने की भी आज़ादी नहीं होगी आपको।
ना कहीं पे जाने की आज़ादी होगी। इसलिए हमारा यह प्रयास है इस संघर्ष को बचाए रखें और सभी लोग इकट्ठा होकर के बड़ी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ें। और इस लड़ाई को लड़ने में हमें हर एक तरीके की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें सामाजिक भी सहयोग भी चाहिए, आर्थिक सहयोग भी चाहिए और राजनीतिक सहयोग भी चाहिए। राजनीतिक पार्टियों के लोगों से भी हम सहयोग की मांग करेंगे, क्योंकि जो भी आप देखिए कि आरक्षण के बेनिफिट से कुछ रिजर्व एमएलए एमपीज राज्यसभा के भी लोकसभा के भी जाते हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठाते हैं संसद में या विधानसभाओं में। तो हमें चाहिए कि उनको हम मजबूर करें, जैसे प्रधान जी ने कहा, उनको घेरिए, उनसे बात करिए, संवाद करिए और उनको अपने ज्ञापन दीजिए, उनको बोलिए कि आपको समाज की आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि गरीब का बच्चा जब घर में रोता है तो उसके लिए कोई नहीं आता, उसको वो करने के लिए आपको खुद ही संभालना पड़ता है। तो हम ये चाहते हैं कि गरीब के घर में अंधियारा ना रहे, वहाँ पे प्रकाश, और वो जब ही हो पाएगा, आरक्षण बचेगा और उसको सुविधाएं मिलेगी और देश को के मतलब डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। मेरे से कोई गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा, मैं सबसे क्षमा चाहूँगा कोई गलती हुई हो तो। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मीटिंग का समापन एक गीत के माध्यम से मैं करना चाहूँगा। हम गांधी आश्रम में बैठे हैं। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करने के लिए अपने तरीके अपनाए और दूसरे लोगों ने, वीर क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद करने के लिए अपने और तरीके अपनाए। एक भजन के माध्यम से कि गांधी जी ने क्या किया और क्रांतिकारियों ने क्या किया, एक भजन के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। अरे गांधी जी तने ले आजादी, चला चला के चरखा, आजादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार, सौदा कर गए सरकार। गांधी जी तने ले आजादी, चला चला के चरखा, आज़ादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। पाया सूत का त्याग करते गांधी जी 2 दिन में, उधम सिंह ने जब डायर मारा जाकर लंदन में। पाया सूत का त्याग करते गांधी जी 2 दिन में, उधम सिंह ने जब डायर मारा जाकर लंदन में। अरे चरखे वाले कहा करे थे, चरखे वाले कहा करे थे, फायदा न अनबन में। गांधी आज़ादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। चंद्रशेखर न्यू बोलिया हम को न रहा बंधन में, कैसे सागर पार किया पड़े किस्सा सावर का, पढ़ सिक्का सावर का, सावरकर का। गांधी जी तने लई आज़ादी, चला चला के चरखा, आज़ादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। बुद्धे गोडे मार का गांधी चरखा चलाया करते, एक उंगली के ऊपर चरखा रोज घुमाया करते। उसी समय शेर सिंगापुर में बम बरसाया करते, आज़ाद हिंद में रोज खून से नाम लिखाया करते। निकले पाछे फिर दोबारा, मुना देखा घर का, आज़ादी को लाने वाले सौदा कर गए सरकार। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा दुश्मन की तलवारों ने, भारत को बर्बाद किया है भारत के गद्दारों ने। जय हिंद।